राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, इस पर हम इससे पहले भी चर्चा कर चुके हैं पार्ट 1 में, और मैंने आपको थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दिया था कि कब, कैसे, क्यों और किन आवश्यकताओं को लेकर के इस शिक्षा नीति का गठन किया गया या ये शिक्षा नीति आपकी लाई गई। ठीक है, तो देखिए आज की क्लास में हम इस शिक्षा नीति की जो प्रमुख जो सिफारिशें हैं उन पर डिटेल में चर्चा करेंगे। जैसा कल कहा गया था आपसे वीडियो में, बेसिक्स जानने के लिए आप इससे पहले वाला वीडियो देख सकते हैं, राइट। तो रोल ऑफ एजुकेशन के संबंध में इस शिक्षा नीति में कहा गया है कि जो शिक्षा है उसकी भूमिका सर्वांगीण विकास करने की होनी चाहिए। यानी कि जब हम बच्चों को एजुकेशन देते हैं स्कूल में, चाहे महाविद्यालय में, तो बच्चों का सिर्फ बौद्धिक पक्ष ही नहीं बल्कि उनका शारीरिक, संवेगात्मक, भाषाई, हर तरह का पक्ष जो है वो विकसित हो जाना चाहिए। ठीक है, एकल्चरिंग रोल। ठीक है, अब इसमें क्या है कि आपने बच्चों के अंदर क्या क्या इनकलकेट करना है। तो देखिए, contribute to national cohesion, a scientific temper and independence of mind and spirit, thus furthering the goals of socialism, secularism and democracy enshrined in our constitution। तो पहले तो एक मानव के रूप में बच्चे का विकास करना, उसके अंदर वैज्ञानिक क्षमताओं का, तार्किक बुद्धि का विकास करना, एक स्वतंत्र चिंतन की क्षमता का विकास करना, और उसके साथ क्योंकि हमारे देश की जो संविधान है, उन संविधान के प्रमुख जो मूल्य हैं, सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी जो है, उन सब का विकास करना शिक्षा का दूसरा प्रमुख उद्देश्य होता है, या फिर कहें कि शिक्षा की भूमिका इसमें महत्वपूर्ण है, राइट। मैन पावर डेवलपमेंट। मैन पावर डेवलपमेंट से क्या मतलब है इस पॉलिसी का? देखिए, मैंने बहुत कंप्लीट तो नहीं लिखा है यहाँ पर, बट पॉइंट्स मैंने मेंशन किए हुए हैं, और इन पॉइंट्स को पढ़ करके आप इजीली समझ जाएंगे कि इसका क्या अर्थ है। मैन पावर डेवलपमेंट में सबसे पहले तो ये है कि हमें बच्चों को जो शिक्षा देनी है उसमें रोजगार परक शिक्षा को रखना है, ताकि बच्चे क्या करें, खुद अपने पैरों पर खड़े हो सके, और जब वो अपने पैरों पर खड़े होंगे तो वो देश के, समाज के हित के लिए भी आगे आएंगे। ठीक है, अ यूनिक इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एक शिक्षा क्या है, एक इस प्रकार का इन्वेस्टमेंट है। देखिए, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जब आप कहीं पैसा लगाते हैं तो आप उम्मीद करते हैं कि वहां से आपको कुछ मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर मार्केट में पैसा लगाया है तो आप चाहेंगे क्या कि भाई, आपने 1,000 रुपए लगाया है तो कम से कम आपको 2,000 रुपए आए, 3,000 रुपए आए, मतलब कि बढ़ा हुआ पैसा आए। ऐसा तो नहीं चाहेंगे ना कि 1,000 रुपए लगाया है तो आपको सिर्फ 500 रुपए वापस मिले, 500 रुपए आपके वेस्ट हो जाए। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगर जो व्यय शिक्षा पर किया जा रहा है उससे देश को और अधिक कुछ मिले, अगर 4 बच्चों को आईआईटी में पढ़ाया जा रहा है और उनके पीछे माना कि 2 लाख रुपए लग रहे हैं, तो वो बच्चे बड़े होकर के अच्छे अच्छी सर्विसेज में लगे और टैक्स के माध्यम से अपने देश के लिए कुछ योगदान करें। ठीक है, इस प्रकार से हम बात कर सकते हैं। ये तो रही सिर्फ आपकी कहे कि वित्त संबंधी योगदान की बात। और भी तरह के योगदान में हम यहाँ ले सकते हैं। समाज के विकास में भूमिका निभाएं बच्चे, जो संस्कृति है उसके संरक्षण, उसके प्रसार में भूमिका निभाएं। तो इस प्रकार से जो रोल है, जो भूमिका है शिक्षा की, वो एक यूनिक इन्वेस्टमेंट के रूप में भी देखी जा सकती है। नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। शिक्षा का राष्ट्रीय व्यवस्था कैसी है, कैसा सिस्टम होना चाहिए? सबसे पहले तो ऑल स्टूडेंट्स इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, लोकेशन और सेक्स हैव एक्सेस टू एजुकेशन ऑफ अ कंपेरेबल इक्वालिटी। हर बच्चे को, जब कहें कि सभी बच्चों को किसी जाति, नस्ल, क्षेत्र या लिंग से परे हट करके, ठीक है ना, बिना किसी भेदभाव के हर बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन दी जाए। ये हमारे जो राष्ट्रीय सिस्टम है एजुकेशन का, ऐसा होना चाहिए। अब इसके लिए क्या क्या सिफारिशें हैं? कॉमन एजुकेशनल स्ट्रक्चर। सबसे पहले तो 10+2+3 का जो स्ट्रक्चर है, ये पहले ही कोठारी आयोग द्वारा रिकमेंड किया गया था। पहले कोठारी आयोग जो आपको पढ़ाया है उसमें मैंने बताया भी था। ठीक है ना, तो 10+2+3 का जो स्ट्रक्चर है उसको फॉलो किया जाए, जहां पर कक्षा 10 तक की क्या है, सामान्य शिक्षा है। फिर कक्षा
11 और 12 को क्या किया है, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के रूप में स्वीकार किया गया है, और देन उसके बाद फिर 3 वर्ष की स्नातक की शिक्षा होनी चाहिए। ठीक है। नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क विद अ कॉमन कोर। अब ये जो नीति है ये भी सिफारिश कर रही है कि हमें एक ऐसे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की आवश्यकता है कि जिसमें हम कुछ कॉमन विषयों को सम्मिलित करें, जिनके माध्यम से बच्चों का अधिक से अधिक विकास हो सके। आइए जानते हैं। टू प्रमोट वैल्यू सच एज इंडियाज कॉमन कल्चरल हेरिटेज। ठीक है। भारत के जो सांस्कृतिक विरासतें हैं उनसे संबंधित बातें हम अपने इस करिकुलम में शामिल करें। जनतंत्र को इसमें शामिल, जनतंत्र की जो मूल्य हैं उनको शामिल करें, सेकुलरिज्म को शामिल करें। ठीक है। और लिंग की जो अभी तक बहुत ज्यादा कहें कि एकता नहीं दिखाई देती थी, इक्वलिटी नहीं दिखाई थी, महिलाओं को अधिक अवसर नहीं मिलते थे, उसको दूर करने का प्रयास किया जाए। हमारा करिकुलम होना चाहिए। ठीक है। संरक्षण करें हम किसका, वातावरण का संरक्षण करें, और जितने भी सामाजिक जो बैरियर हैं, बाधाएं हैं, उनको दूर करें। कैसी बाधाओं की बात कर रहे हैं, तो समाज में जातिगत, धर्मगत, और ये कहें कि कई बार क्या होता है, अमीरी गरीबी के बीच में जो दूरियां होती है उनको भी दूर करने का प्रयास करें। कल के इस वीडियो में आपको मैंने बताया था कि जो राजीव गांधी जी हैं उन्होंने शिक्षा को एक ऐसा अस्त्र बताया है जिससे हर प्रकार के लोगों के बीच की दूरियां दूर की जा सकती हैं। ठीक है। ऑब्जर्वेशन ऑफ स्मॉल फैमिली नॉर्म एंड इनकलकेशन ऑफ साइंटिफिक टेम्पर। और युवाओं में जो साइंटिफिक टेम्पर है उसको इनकलकेट करें। ठीक है। उनके अंदर धैर्य और कहें कि कुछ नया करने की, कुछ इनोवेटिव करने की जो क्षमता है उनका विकास करें। और छोटी फैमिली के प्रारूप को हम क्या करें, बच्चों के में विकसित करें। ठीक है। 1 लैंग्वेज एट प्राइमरी लेवल एंड 3 लैंग्वेजेस एट द अपर प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल। ये भी जो है आपका कोठारी आयोग से लिया गया है। आप लोग जानते ही हैं कि उन्होंने भी कहा था कि प्राइमरी लेवल पे क्या होना चाहिए, मातृभाषा या फिर जो क्षेत्रीय भाषा होती है उसमें शिक्षा देनी चाहिए। बाकी फिर अपर प्राइमरी में जाते जाते एक विदेशी भाषा, एक क्षेत्रीय भाषा और एक प्रादेशिक भाषा जो कि राष्ट्रीय भाषाओं की श्रेणी में आती है को सम्मिलित किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त गणित, एनवायरमेंटल स्टडीज, ठीक है, वर्क एक्सपीरियंस, प्री वोकेशनल कोर्सेज, आर्ट एजुकेशन, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन को करिकुलम में शामिल किया जाए। और ये जो करिकुलम है ये कोर करिकुलम होगा। इट मीन्स कि ये हर बच्चे को पढ़ना होगा। और अब जानते भी हैं कि कक्षा 8 या कहें कि कक्षा 10 तक जो करिकुलम होता है, जो पाठ्यक्रम होता है वो सामान्य होता है। उसमें कोई साइंस, कोई कॉमर्स, कोई आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज के रूप में उसको हम डिवाइड नहीं करते हैं। फर्दर हम जनरल एजुकेशन जो होती है कक्षा 10 तक की, उसके बाद की जो एजुकेशन होती है उसमें स्पेशलाइजेशन करना शुरू कर देते हैं बच्चे। देन साइंस लेना शुरू करते हैं। साइंस में भी कोई बच्चे पीसीएम ले लेते हैं, मैथमेटिक्स ले लेते हैं, कोई लोग बायोलॉजी ले लेते हैं। ऐसी कॉमर्स स्ट्रीम होती है, ऐसी ह्यूमैनिटीज होती है ना। तो ये सब कुछ क्या है आपका कक्षा 8 या 10 के बाद किया जाना चाहिए। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के समान अवसर दिए जाएं सबको। और ये समान अवसर की बात अभी अभी हमने आरटी पढ़ा है 4-5 दिन पहले, उसमें आपको बहुत अच्छे से मैंने बताई है कि कब कब किस प्रकार से, किस क्रोनोलॉजी के साथ ये इक्वलिटी की बात की जा रही है, और कैसे 1992 के अपने एक स्टेटमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बता दिया था कि जो शिक्षा का अधिकार है वो ऑलरेडी क्या है आपका संविधान में शामिल है। ठीक है ना। अंडरस्टैंडिंग ऑफ कल्चरल एंड सोशल सिस्टम। जो हमारा सांस्कृतिक और सामाजिक जो व्यवस्था है उसको समझने का प्रयास करें बच्चे। और शिक्षा कुछ ऐसी होनी चाहिए, इस प्रकार का हम यूनिवर्सलाइजेशन करें शिक्षा का कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारी राष्ट्रीय संस्कृति है या राष्ट्रीय जो सामाजिक सिस्टम है, व्यवस्था है, उसको बच्चे समझ सके। द यंग विल बी एनकरेज टू अंडरटेक द रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, ईच इन हिज ओन इमेज एंड परसेप्शन। ये हर बच्चे को, हर युवा को हम एनकरेज करें, प्रोत्साहित करें कि वो क्या करे कि अपनी जो भारत है उसको रीडिस्कवर करे। अभी तक वो अपने नजरिए से, जैसा उसको दिखाया गया है, उसके फैमिली बैकग्राउंड से, उसके सोशल बैकग्राउंड से, उसी रूप में भारत को जानता है। अब वो शिक्षा के माध्यम से एक निष्पक्ष भारत को जाने। ठीक है। और ये जाने कि हर संस्कृति, चाहे वो किसी भी क्षेत्र की हो, वो महान होती है। किसी एक क्षेत्र की संस्कृति पर आप गौरव करते हैं तो आपको दूसरे की संस्कृति पर गौरव करना चाहिए। इस प्रकार की बातें इसमें शामिल की जाए, ऐसा डिटेल में इस नीति के माध्यम से कहा गया है।
इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, अंतर्राष्ट्रीय समझ भी बच्चे के अंदर होनी चाहिए। इंटर रीजनल मोबाइलिटी, ठीक है, एंड प्रायोरिटीज ऑफ एजुकेशनल रिफॉर्म। तो देखिए सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय अंडरस्टैंडिंग यानी कहें कि अंतर्राष्ट्रीय समझ से क्या मतलब है। भाई आप ये समझें कि जो आज का समय है वो क्या है, ग्लोबलाइजेशन का है। और आप लोग जानते भी हैं कि 1990s का जो टाइम था, 80s का जो टाइम था, वो उस समय वैश्वीकरण बहुत ज्यादा हो रहा था। 1992 के जो पृथ्वी सम्मेलन है वहां पर इस संबंध में भारत ने भी अपना पक्ष रखा था। और 1992 के बाद से ही इंडिया में ये जो ग्लोबलाइजेशन है उसकी शुरुआत हुई थी, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो बच्चा है, बच्चे को बाल्यावस्था से ही या कहें कि उसकी स्कूलिंग से ही अगर हम अंतर्राष्ट्रीय समझ का उसमें विकास कर दे तो क्या होगा, वो उसके आने वाले भविष्य के लिए बेहतर हो सकता है। इंटर रीजनल मोबिलिटी का मतलब ये है कि बच्चे को प्रत्येक क्षेत्र के जितने भी जो कल्चर है, जो भी क्या बोलते हैं विरासतें हैं, या जो भी रीच है वो वहां तक बच्चे को ले जाया जाए। हर क्षेत्र के बच्चे को समझ होनी चाहिए। जैसे कि अगर बच्चा उत्तराखंड का है तो ऐसा नहीं कि उसको अपने सिर्फ अपने उत्तराखंड प्रदेश की ही समझ हो, अपितु उसे केरल की, असम की, मिजोरम की, ऐसे क्षेत्रों की समझ भी होनी चाहिए जहां तक वो अभी नहीं गया है, या हो सकता है कि भविष्य में जाए या ना जाए। ठीक है, किंतु उसकी उसमें समझ होनी जरूरी है। फिर है जो भी हमारे शैक्षिक सुधार है उनको प्राथमिकता दी जाए। प्रोग्राम्स ऑफ एजुकेशनल ट्रांसफॉर्मेशंस, रिड्यूसिंग डिस्पैरिटीज, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, एडल्ट लिटरेसी, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल रिसर्चेज। क्या क्या सुधार हैं इनमें? सबसे पहला सुधार तो ये है कि हमें जो भी बाधाएं हैं उन्हें दूर करना है, और अपना जो शिक्षा है, शिक्षा को ट्रांसफॉर्म करना है आगे की ओर, और उसमें कुछ नयापन लाना है। ठीक है, आधुनिकता उसमें सम्मिलित करनी है। रिड्यूसिंग डिस्पैरिटीज के अंतर्गत कि जो जो अभी तक भेदभाव हो रहा है उसको दूर करना है। भेदभाव को कम करेंगे तो समानता के अवसर अधिक से अधिक मिल पाएंगे। यूनिवर्सलाइजेशन करना है एलिमेंट्री एजुकेशन का, जिससे कि हर क्षेत्र का बच्चा एक समान आरंभिक शिक्षा ले सके। ठीक है, और एक समान मूल्य का विकास उनमें हो सके। एडल्ट लिटरेसी की बात की जा रही है तो कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि अपने स्कूलिंग के टाइम पे एजुकेशन नहीं ले पाते हैं, तो उनको कम से कम लिटरेट बनाने का प्रयास किया जाए, और इस हेतु कुछ अभियान चलाए जाए। और आप लोगों को मैं जानकारी देना चाहूंगा, हो सकता है आपको जानकारी हो भी, आप सब बीएड किए हुए हैं, कि 1986 के बाद से बहुत सारे ऐसे योजनाएं चलाई गई थी, बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम चलाए गए थे जिनके माध्यम से शिक्षा में अभूतपूर्व सुधार हुए हैं। ठीक है, और साथ ही साथ साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल रिसर्चेज हैं, उन पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। लाइफ लॉन्ग एजुकेशन, शिक्षा को सिर्फ एक विद्यालयी शिक्षा तक ही सीमित ना रख करके जीवन पर्यंत चलाने का प्रयास किया जाए, और इसमें अभूतपूर्व भूमिका निभाने का जो कार्य किया वो ओपन और डिस्टेंस लर्निंग ने किया। आज आप लोग देखते हैं कि जब आप में से कई हैं जिन्होंने अर्ली एज में जॉब करना स्टार्ट कर दिया होगा, और हो सकता है कि ओपन स्कूल से या फिर ओपन यूनिवर्सिटीज से कोई डिग्रीज वगैरह ली हो। ठीक है, तो इस प्रकार से ओपन और डिस्टेंस लर्निंग अगर होगी तो बच्चा अपनी चॉइस के अनुसार, अपनी पसंद के अनुसार जैसी चाहे वैसी एजुकेशन ले सकता है, और अपनी जो क्षमता है उसके अनुसार उस शिक्षा को पूर्ण कर सकता है। ठीक है, क्योंकि रेगुलर यूनिवर्सिटीज में कहें कि रेगुलर स्कूलिंग में तो कई बार ऐसा होता है कि आपके पास क्या होती है, समयबद्धता होती है। आपको एक साल में अगर कोई करिकुलम पूरा करना है तो ठीक है। अब ओपन में अगर आप जाते हैं तो आप लोग खुद जानते हैं कि ऐसी कोई बाध्यता वहां पर नहीं होती है ना। आप कोई भी एक सिलेबस अगर माना कि एक साल में एग्जाम नहीं दे पाते हैं तो उसके बाद उसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ऐसी कई सारी जो लचीलापन है वो आपको इस प्रकार की शिक्षा में मिल जाता है। तो लाइफ लॉन्ग एजुकेशन के लिए इन्होंने ओपन और डिस्टेंस लर्निंग को प्रमोट करने की बात कही है। स्ट्रेंथनिंग ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूशंस, जितने भी राष्ट्रीय हमारे संस्थान हैं उनमें उनकी प्रगति के लिए कार्य किए जाए, उनको सशक्त किया जाए। इनमें कौन कौन हो सकते हैं? जैसे एनसीटीई है, एनसीईआरटी है ना, ऐसी यूजीसी है, और आपका एआईसीटीई है। जितने भी आपके राष्ट्रीय स्तर के जो काउंसिल्स हैं, जो एजुकेशन वेलफेयर के लिए काम करते हैं, उनको और सशक्त बनाने की आवश्यकता यहाँ पर देखी गई है। देन एजुकेशन फॉर इक्वालिटी की बात करते हैं तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने क्या कहा है देखते हैं। रिमूवल ऑफ डिस्पेरिटीज एंड टू इक्वलाइज educational opportunities by attending to the specific needs
of those who have been deprived and so far। कल की क्लास में भी आपको मैंने बताया था कि समानता के लिए शिक्षा, यानी कि हर वर्ग को समान अवसर मिले, इसके लिए हमें कार्य करना है। अब जो सामान्य वर्ग है ना, जिसको हम जनरल कैटेगरी में रखते हैं, अनारक्षित वर्ग जिसको हम कहते हैं, ऐसा माना जाता है कि उनको तो शिक्षा के पर्याप्त अवसर पहले से मिलते आ रहे थे। अब वो वर्ग जिनको पहले से शिक्षा के पर्याप्त अवसर नहीं मिले थे, उनकी ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। इनमें सबसे पहले है वुमेन। ठीक है, हमारे समाज में महिलाओं को प्राथमिकता नहीं दी जाती थी पहले से, है ना, आज तो फिर भी दी जा रही है। तो महिलाओं की शिक्षा के लिए बेहतर कार्य करने की आवश्यकता है, ऐसा इस नीति के ने कहा है। इसके बाद शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, बैकवर्ड सेक्शंस, ठीक है, और इसके अलावा जो हैंडीकैप्ड जो होते हैं, यानी कि जो अक्षम बच्चे होते हैं, किन्हीं कारणों से उनके शरीर के कोई अंग काम नहीं करते हैं, तो ऐसे वर्ग को, जिनको शिक्षा नहीं मिल पा रही है अच्छे से, उनके लिए कुछ ऐसे विशेष कार्य किए जाए, विशेष कार्यक्रम कराए जाए, जिनसे कि ये शिक्षा की तरफ आकर्षित हो और इनको कम से कम एलिमेंट्री लेवल की शिक्षा तो मिल सके। तो कौन कौन ऐसे डिप्राइव्ड जो क्लासेस है, कौन कौन है, देखिए, वुमेन है, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, बैकवर्ड सेक्शन है, माइनॉरिटीज है एंड हैंडीकैप्ड है। अच्छा, इनसे संबंधित दो प्रोग्राम आपके आप देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं हमेशा कहता आया हूँ क्लासेस में कि जब भी हम एब्रीविएशन देखते हैं कहीं पर भी, हमें बिना सोचे समझे उस एब्रीविएशन को नोट कर लेना चाहिए और लर्न कर लेना चाहिए। तो सबसे पहला है आपका NREP। NREP का फुल फॉर्म होता है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। तो ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्तर का ऐसा प्रोग्राम चलाया जाए, ऐसा कार्यक्रम चलाया जाए जहां पर ग्रामीणों को क्या किया जाए, रोजगार देने की योजनाएं बनाई जाए। ठीक है, ये जो प्रोग्राम है इसको 1980 में स्वीकृति मिली और अप्रैल 1981 में इसको पूर्ण रूप से राष्ट्रीय स्तर पर लागू कर दिया गया। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरा प्रोग्राम है वो है आपका RLEGP, रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम को 15 अगस्त 1983 में इंदिरा गांधी जी द्वारा कहें कि लागू किया गया या चलाया गया। तो ये दो ऐसे प्रोग्राम हैं जहां पर ग्रामीण क्षेत्रों के उन वर्गों को ज्यादा फोकस किया गया जिनके पास अपनी जमीनें नहीं है, ठीक है, जो बदवा मजदूरी कर रहे हैं या किसी के खेत पे काम कर रहे हैं। ऐसे लोग जो पढ़े लिखे तो हैं, लेकिन क्या है, उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। वर्तमान समय अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी योजना जो है या मनरेगा जो है, ये सब क्या है, इसी कार्यक्रम की तरह है। ठीक है, कि जो भी ऐसे युवा हैं इनको क्या किया जाए, रोजगार से जोड़ा जाए। रिगार्डिंग मास लिटरेसी प्रोग्राम द पॉलिसी आउटलाइंस द फॉलोइंग। अब हम कैसे मास लिटरेसी दे सकते हैं या फिर कैसे हम अधिक से अधिक लोगों को कम समय में लिटरेट बना सकते हैं या साक्षर बना सकते हैं, उसके लिए क्या क्या पॉलिसी ने रिकमेंडेशन दी है, देखिए। कमिटमेंट ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टीज, मास मीडिया एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस टू मास लिटरेसी प्रोग्राम ऑफ डाइवर्स नेचर। अलग अलग क्षेत्रों में जो भौगोलिक विविधताओं के साथ क्या कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा इंटीरियर हैं या बहुत दूर दूर हैं, जहां पर शिक्षा आसानी से नहीं पहुंच पाती है, तो वहां पर केंद्र और राज्य सरकार के सहायता से, या कहें कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं कि इनकी तो पहुंच हर जगह होती है, इनकी सहायता से, रेडियो, टेलीविजन, सैटेलाइट्स आदि की सहायता से, और जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होती हैं उनकी सहायता से हम इस प्रकार के प्रोग्राम चला सकते हैं। ठीक है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ टीचर्स, स्टूडेंट्स, यूथ, वॉलंटरी एजेंसीज, एम्प्लॉयर्स एक्सेट्रा इन दिस प्रोग्राम। और इस प्रकार के प्रोग्राम्स में शिक्षकों को, छात्रों को, युवाओं को, और जो भी वॉलंटरी एजेंसीज आना चाहती हैं उन्हें, और जो एम्प्लॉयर्स हैं इन सबको शामिल किया जाए, ताकि हर किसी के भागीदारी से या कहें कि सहभागिता से प्रोग्राम अच्छी तरीके से काम कर सके और मैक्सिमम मास लिटरेसी जो है हमारी सक्सेसफुल हो पाए। कंसंट्रेटेड concerted effort to harness various research agencies to improve the pedagogical aspects of adult literacy। ठीक, और इस प्रकार से जो ऐसी रिसर्च एजेंसीज हैं, ठीक है, रिसर्च एजेंसीज के माध्यम से
हम एडल्ट को लिटरेट करने के लिए किस प्रकार के पेडागोजिकल एस्पेक्ट का यूज कर सकते हैं, इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। अवेयरनेस अमंग द लर्नर्स अपॉन लिटरेसी, फंक्शनल नॉलेज, स्किल्स एंड सोशियो इकोनॉमिक रियलिटी इन द मास लिटरेसी प्रोग्राम, और समाज को अधिक से अधिक जागरूक बनाए, जिससे कि क्या हो, ये जो लिटरेसी प्रोग्राम है ये क्या हो, वास्तविक रूप से सफल हो सके। ठीक है, तो इस प्रकार की ये रिकमेंडेशंस दी गई थी इस नीति द्वारा, जिसके अंतर्गत मास लिटरेसी को टारगेट किया गया था। Regarding the implementation, the ways and means are as follows: setting a continuing education centers in rural areas। अब इसके लिए क्या किया जाना चाहिए, जो मास लिटरेसी है इस प्रोग्राम के लिए क्या कर सकते हैं, देखिए, तो जितने भी रूरल एरियाज है, ग्रामीण क्षेत्र हैं जो बहुत इंटीरियर में है, बोलें कि दुर्गम या अति दुर्गम क्षेत्रों में है, वहां पर हमें एजुकेशन सेंटर्स खोलने की आवश्यकता है। आप जानते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान 2001 में आया था और उसका एक नारा था कि हर गांव स्कूल। ठीक है, तो अब ये तो बहुत पहले की बात है, 14 वर्ष पहले की बात ये चल रही है। तो इस समय ये टारगेट रखा गया था कि हमें ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच कर वहां तक शिक्षा की व्यवस्था करनी है। एजुकेशन फॉर वर्कर्स थ्रू देयर एम्प्लॉयर्स, ट्रेड यूनियंस एंड कंसर्न एजेंसीज ऑफ गवर्नमेंट। तो ऐसे एम्प्लॉयज जो कि अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उनके जो भी एम्प्लॉयर्स होते हैं, उनकी जो यूनियन होती हैं और जो गवर्नमेंट की एजेंसीज होती हैं, इन सब के सहभागिता से उन वर्कर्स को, उन अनपढ़ वर्कर्स को क्या किया जाए, शिक्षित किया जाए या किया जा सकता है। प्रोवाइडिंग पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, सेकेंडरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात जो आपके हैं, पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को अधिक से अधिक फैलाने की आवश्यकता है। बच्चे केवल कक्षा 8 तक की शिक्षा प्राप्त करके स्कूल छोड़ देते थे, है ना। तो ऐसे बच्चों के लिए ऐसा प्रोत्साहित करना है कि उनको कम से कम जितनी हो सके वो एजुकेशन ले सकें। प्रोवाइडिंग बुक्स, लाइब्रेरीज एंड रीडिंग रूम्स। बच्चों को जो पढ़ने की इच्छा रखते हैं या नहीं रखते, तो उनको आकर्षित करना है और उनके लिए पुस्तकालय, किताबें और रीडिंग रूम्स की व्यवस्था करनी है। यूजिंग रेडियोज, टीवी एंड फिल्म्स एज मास लर्निंग मीडिया। मास मीडिया एक टॉपिक आप लोग पढ़ते हैं बीएड में, 2 साल का जो बीएड आपका हुआ है उसमें पूरा एक बुक पढ़ते हैं इसका आप। ठीक है, तो वहां पर आपने पढ़ा भी होता है कि किस प्रकार से रेडियो, टेलीविजन और जो एजुकेशनल फिल्म्स होती हैं वो मास लर्निंग में हेल्पफुल होती हैं। देखिए, अगर कोई भी अभी आप जानते हैं कि कोविड के समय में, कोरोना के समय में हमारी जो सरकार थी उसने क्या किया था, कई सारे ऐसे चैनल चलाए थे जहां पर एजुकेशनल प्रोग्राम चल रहे थे, है ना। और ये हर घर तक पहुंच रहे थे, डीडी नेशनल के माध्यम से या डीडी डायरेक्ट के माध्यम से। रेडियो में कई सारे प्रोग्राम चलाए जा रहे थे, है ना। तो ये सारी क्या है, आपका रेडियो, टीवी और फिल्म्स ऐसी हैं जो कि हर जन तक आसानी से पहुंच जाती हैं और एक क्लिक में आप पूरे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व भर में एक साथ एक टॉपिक को पढ़ा सकते हैं। ठीक, क्रिएशन ऑफ लर्नर्स ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन, डिजाइनिंग प्रोग्राम ऑफ डिस्टेंस लर्निंग, providing assistance of self-learning, organizing vocational training programs based on need and interest। तो सबसे पहले तो जो अधिगम करता है उनके एक संगठन बनाने की आवश्यकता मालूम पड़ रही है। ठीक है, दूसरा, डिस्टेंस लर्निंग से संबंधित जो दूरस्थ शिक्षा होती है, दूरस्थ अधिगम होता है, उससे संबंधित प्रोग्राम डिजाइन करने की आवश्यकता है ना। और साथ ही साथ अगर कोई व्यक्ति स्व अध्ययन करता है तो उस व्यक्ति के लिए अधिक से अधिक सहायता हमको प्रोवाइड करने की आवश्यकता है, ऐसा ये नीति कह रही है। राइट, इसके अतिरिक्त ऑर्गेनाइजेशन वोकेशनल, हाँ, वोकेशनल जो ट्रेनिंग होती है इसकी भी अधिक से अधिक व्यवस्था की जाए, ताकि जो बच्चे हैं वो अपनी शिक्षा प्राप्त करने के बाद, चाहे वो कक्षा 8 तक पढ़ें, चाहे 12 तक पढ़ें, चाहे उसके बाद पढ़ें, वो रोजगार प्राप्त कर सकें और अपने कहें कि अपने घर के साथ साथ अपने समाज और अपने राष्ट्र हित के लिए भी कार्य कर सकें। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन ऑफ डिफरेंट स्टेजेस। तो अब इस ऑर्गेनाइजेशन को दोबारा से एस्टेब्लिश करने के लिए अलग अलग स्टेजेस में क्या क्या बातें कही गई हैं, देखिए। और ये पॉइंट जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से
स्कूल से संबंधित हर एक छोटी छोटी सिफारिश आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। सबसे पहले अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, सेकंड है आपका एलिमेंट्री एजुकेशन, थर्ड है आपका सेकेंडरी एजुकेशन। सेकेंडरी एजुकेशन में स्पेशली ये कह रहे हैं कि पेस सेटिंग स्कूल्स को डेवलप करने की आवश्यकता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो नवोदय विद्यालय है वो किस की संस्कृति के बाद प्रकाश में लाए गए हैं या फिर स्थापित किए गए हैं। तो याद रखना है पेस सेटिंग स्कूल्स कहिए या नवोदय विद्यालय कहिए, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के सिफारिशों के माध्यम से ही लाए गए हैं। ठीक है, और ये प्रश्न भी बनता है कि पेस सेटिंग स्कूल निम्न में से कौन है, तो नवोदय विद्यालय को पेस सेटिंग स्कूल कहा जाता है। क्लियर हो गया। और नवोदय विद्यालय के संबंध में और बताना चाहूंगा आपको मैं कि इसका जो उद्देश्य था वो ये था कि जो ग्रामीण क्षेत्र के जो बहुत क्रीमी मास जो होता है, जो बहुत इंटेलिजेंट होता है, उनको बेहतर शिक्षा देने के लिए आपके विद्यालय बनाए जाते थे। इसीलिए इसके लिए क्या करते थे हम, प्रवेश परीक्षा आज भी होती है ना, और प्रवेश परीक्षा के माध्यम से यहाँ पर क्या होते हैं, एडमिशंस किए जाते हैं। क्लियर हो गया। वोकेशनलाइजेशन थ्रू स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस और थ्रू द refashioning of secondary education can at this stage provide valuable manpower for economic growth। और इसके साथ ही साथ ऐसे संस्थानों को स्थापित करने की आवश्यकता है जहां पर बच्चों को रोजगार पर शिक्षा मिल सके। ये बात भी कोठारी आयोग में मेंशन ऑलरेडी की जा चुकी थी, और ये जो स्टेटमेंट मैंने पढ़ा है ये 1968 की जो शिक्षा नीति थी, प्रथम शिक्षा नीति थी जो हमारे स्वतंत्र भारत की, वहां पर इस बात को शामिल किया गया था। वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, इसके संबंध में क्या बातें हैं, हायर एजुकेशन के संबंध में क्या बातें हैं, और अब क्या कह रहे हैं कि जो डिग्रीज हैं कि आपने बीए कर लिया है, एमए कर लिया और आपको जॉब मिल जानी चाहिए, अब ये नहीं सोचें आप डीलिंकिंग डिग्रीज फ्रॉम जॉब। ये बात भी कोठारी आयोग कह चुका था कि हम केवल इस आधार पर कि बच्चा ग्रेजुएट है या 12th पास है उसको नौकरी ना दें, उसके लिए हम अलग से क्या करें, एक टेस्ट करवाएं। ये बात कोठारी आयोग में कही जा चुकी है ऑलरेडी, हाँ याद रखना आप। तो यहाँ पर नई शिक्षा सॉरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कहा जा रहा है कि नेशनल टेस्टिंग सर्विसेज विल बी एस्टेब्लिश्ड इन एप्रोप्रिएट फेजेस टू कंडक्ट टेस्ट, कि अगर किसी को रोजगार चाहिए तो उससे पहले उसको अपनी काबिलियत साबित करनी पड़ेगी, और इसके लिए क्या करेंगे, हम एक परीक्षा करवाएंगे। ठीक है, ऐसा कहा जा रहा है। तो डीलिंकिंग डिग्रीज फ्रॉम जॉब, ये सिफारिश किसके द्वारा दी गई है, तो 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा ये कही गई। अब जो पॉइंट्स आपको अभी बताए हैं उनको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है इसलिए बारीकी से इसको देखिएगा। एलिमेंट्री एजुकेशन के संबंध में इन्होंने क्या कहा है, तो टू एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन एज एम्फेसाइज। पहली बात तो कि एलिमेंट्री एजुकेशन क्या होती है। आरंभिक शिक्षा को हम एलिमेंट्री एजुकेशन कहते हैं अंग्रेजी में, और इसको दो भागों में बांटा जाता है। पहला 1 से 5 तक की प्रारंभिक शिक्षा या प्राथमिक शिक्षा, और 6 से 8 तक की उच्च प्राथमिक शिक्षा। तो एलिमेंट्री एजुकेशन का जो पीरियड होता है वो होता है आपका कक्षा 1 से लेकर के 8 तक, जिसको फर्दर हम क्या करते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, फ्रॉम 1 to 5 दैट इज प्राइमरी एंड 6 to 8 दैट इज अपर प्राइमरी। ओके, अब देखते हैं इसमें पहला तो है यूनिवर्सल एनरोलमेंट एंड रिटेंशन ऑफ चिल्ड्रन अप टू 14 ईयर ऑफ एज। 14 वर्ष तक के बच्चों का एनरोलमेंट करवाना है, और जो बच्चे एनरोल हो चुके हैं उनको 14 वर्ष तक की आयु होने तक लगभग कक्षा 8 तक रिटेन करके रखना है। मतलब कि अगर आपके बच्चे ने एडमिशन ले लिया है ना, कक्षा 1 में किसी विद्यालय में, तो कम से कम कक्षा 8 तक तो पूरी पढ़ाई करे। जब तक वो 14 वर्ष का नहीं हो जाता है तब तक वो पूरी पढ़ाई करे, ऐसी बात यहाँ पर कही जा रही है। इसी को बोलते हैं यूनिवर्सल एनरोलमेंट एंड रिटेंशन ऑफ चिल्ड्रन अप टू 14 ईयर ऑफ एज। ठीक है, अ सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, और जो शिक्षा अभी तक चली आ रही है उसकी गुणवत्ता में धीरे धीरे करके क्या करें, हम इम्प्रूवमेंट करें। ठीक है, और ये इम्प्रूवमेंट जो है, ये सुधार है, क्या हो आपका, सकारात्मक तरफ को ले जाए। ऐसा है कि जो इससे पहले शिक्षा चली आ रही थी उसमें जो मूल्य थे उनको तो इसमें सम्मिलित किया ही जाए, बल्कि आधुनिक जो विचार हैं, जो आधुनिकता जो है उसको भी शामिल करके जितना हो सकता है हम अपनी जो शिक्षा है उसमें सुधार करें। चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच तो आप जानती ही हैं, बच्चे की रुचि, बच्चे की क्षमता के आधार पर शिक्षा देना। इसेंशियल फैसिलिटीज क्या क्या होनी चाहिए,
हाँ, अब ये कल प्रश्न आपने पूछा था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का, तो अब इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये इसके नीचे जो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं ना, एसेंशियल फैसिलिटीज के अंदर जो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, ये सब ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की सिफारिश तो 1986 की नीति द्वारा दे दी गई थी, लेकिन लागू इसको किया गया 1987 में, 1987 में। तो देखिए, प्रोविजन विल बी मेड फॉर प्रोवाइडिंग एसेंशियल फैसिलिटीज इन प्राइमरी स्कूल्स इंक्लूडिंग एटलीस्ट 2 रीजनेबल ऑल वेदर लार्ज रूम। कम से कम किसी भी विद्यालय में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत कम से कम 2 रूम होने अनिवार्य है, ठीक है। और खिलौने होना अनिवार्य है, ब्लैक बोर्ड्स होना अनिवार्य है, मानचित्र होना अनिवार्य है, चार्ट होना अनिवार्य है, राइट। और इसके अतिरिक्त जो भी हमें आवश्यक टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है, वो भी हमें विद्यालय में चाहिए। एटलीस्ट 2 टीचर्स, कम से कम 2 टीचर होने चाहिए, जिनमें से एक अनिवार्य रूप से महिला होनी चाहिए। अगर 2 टीचर आप अपने विद्यालय में रखते हैं, तो दोनों के दोनों महिला हो सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर एक पुरुष है, तो एक को महिला होना अनिवार्य है। और इसका कारण ये है कि अर्ली चाइल्डहुड में, या फिर जो ये एलिमेंट्री एजुकेशन जो होती है, इस समय बच्चों की कई सारी समस्याएं ऐसी होती हैं जिसके लिए महिलाएं अधिक सेंसिटिव मानी जाती हैं। और विशेषकर बालिकाओं से संबंधित समस्याएं होती हैं, उनको सिर्फ महिलाएं ट्रीट कर सकती है, ऐसा मान करके इन्होंने ये कहा कि वुमेन को एज अ टीचर यहाँ पर अपॉइंट करना चाहिए। इसका दूसरा पक्ष ये भी था कि अगर आप अनिवार्य कर देंगे कि हर विद्यालय में एक महिला शिक्षिका होनी चाहिए, तो यहाँ से महिलाओं की शिक्षा के प्रति भी क्या होगा, समाज संवेदनशील होगा, और महिलाओं की सशक्तिकरण में एक अच्छा कदम ये माना जाएगा। तो दोनों काम यहाँ से हो गए, राइट। शुड वर्क इन एवरी स्कूल, द नंबर इंक्रीजिंग एज अर्ली एज पॉसिबल टू 1 टीचर पर क्लास। हर कक्षा के लिए एक शिक्षक हो, ऐसी व्यवस्था की जाए, ठीक है। इसको अनिवार्य तो नहीं किया इन्होंने, लेकिन कहा कि प्रयास किया जाए कि हर कक्षा के लिए एक शिक्षक हो। द सम टोटल ऑफ ऑल द एफोर्सेड फैसिलिटीज कॉल्ड ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड, और इन सभी को सम्मिलित रूप से ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड का नाम दिया जाएगा, है ना। हैज बीन अंडरटेकन थ्रू आउट द कंट्री एज अ पार्ट ऑफ द प्राइमरी स्कूल इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। तो इस प्रकार से प्राथमिक विद्यालय या उच्च प्राथमिक विद्यालय या सम्मिलित रूप से अगर हम बात करें, ठीक है, तो आरंभिक शिक्षा में, एलिमेंट्री एजुकेशन में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 में लागू किया गया। और उससे संबंधित क्या क्या सिफारिशें मैंने आपको बता दिया है, आपको बस रिकॉल कर लेना है कि आपको कक्षा कक्ष में पढ़ने के लिए क्या क्या चाहिए, सॉरी, विद्यालय में पढ़ने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, वो सब कुछ इसमें लिखा गया है। शौचालय की बात भी कही गई है, खेलने के मैदान की बात भी कही गई है, 2 कक्षा कक्ष की भी बात कही गई है, एक महिला शिक्षिका की बात भी कही गई है, ठीक है। तो ये सारी बातें इसमें क्या है, शामिल है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन, स्कूल ड्रॉप आउट्स के लिए क्या होनी चाहिए, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। देखो, जो भी हम एजुकेशन की बात करते हैं, तो 3 प्रकार से इसको हम समझ सकते हैं। एक तो होती है फॉर्मल एजुकेशन, जिसमें आप विद्यालय जाकर के 6 घंटे की, 8 घंटे की क्लासेस लेकर के, परीक्षा देकर के आप क्या करते हैं, शिक्षा लेते हैं, राइट। उसको औपचारिक शिक्षा बोलते हैं हम हिंदी में। दूसरी होती है आपकी इनफॉर्मल एजुकेशन, जिसमें आपका जो उद्देश्य है वो शिक्षा लेना होता ही नहीं है। आप क्या होता है, पार्शियली एजुकेशन प्राप्त कर लेते हैं, या कहें कि एक्सीडेंटली या इंसिडेंटली आपको एजुकेशन मिल जाती है। माना कि आप मूवी देख रहे हैं 3 इडियट, और वहां से आमिर खान ने बोला कि भाई आप मेहनत करो, काबिल बनो, है ना, तो सफलता तो आपके पीछे आई जाएगी झक मार करके, ऐसा कुछ आपने वहां से सीख ले ली कि मेहनत करनी है, अपने स्किल डेवलप करने है, जॉब वगैरह तो लगती रहेगी, समझ रहे हैं आप। तो ये शिक्षा आपने मूवी से ले ली, मूवी देखने गए थे आप काय के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, बट शिक्षा मिल गई, तो ये हो गया आपका इनफॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल होती है, जैसे आपके जो ये पत्रिकाएं होती हैं, ठीक है ना, आपके जो ये ओपन स्कूल्स होते हैं, यहाँ पर जो एजुकेशन मिलती है नॉन फॉर्मल होती है। क्यों? क्योंकि इनका उद्देश्य तो शिक्षा देना ही होता है, लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं। बच्चा अपनी इच्छा अनुसार, अपने समय अनुसार, अपनी क्षमता अनुसार शिक्षा प्राप्त कर सकता है। तो ऐसे संस्थानों को हम बोलते हैं क्या, नॉन फॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन, ठीक है। तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन के अंतर्गत किसको हम नॉन फॉर्मल एजुकेशन देंगे, आप खुद सोचिए। क्या आपको नॉन फॉर्मल एजुकेशन की आवश्यकता है? आप तो अच्छे खासे परिवार से हैं, आप तो रेगुलर कॉलेज जा सकते हैं, है ना। तो ऐसे बच्चे जो स्कूल छोड़ चुके हैं, बड़े हो चुके हैं, अब 15 साल का बच्चा है, उसको कक्षा 2 पढ़नी है, तो स्कूल जाएगा तो सही नहीं है ना। तो ऐसे बच्चों को इनफॉर्मल नॉन फॉर्मल एजुकेशन दी जाए, ठीक। आपने
ट्वेल्थ करने के बाद जॉब छोड़ दी, 40 साल के आप हो गए, अब चाह रहे हैं आप बीए करना, तो अब आप रेगुलर स्कूल में तो जा नहीं सकते हैं, रेगुलर कॉलेज में, तो आप ओपन से कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपका स्कूल ड्रॉप आउट। चिल्ड्रन ऑफ नॉन स्कूल एरियाज, ऐसे बच्चे जिनके क्षेत्र में स्कूल है ही नहीं। अब स्कूल ही नहीं है तो जाएंगे कहाँ? तो ऐसे बच्चों के लिए भी क्या है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन बेटर ऑप्शन है कि भैया आपने फॉर्म भरा, आपके पास स्टडी मटेरियल आ गया, आपने पढ़ाई की, और उसके बाद हफ्ते में मतलब साल में एक बार जाकर के आपने परीक्षा दी और आपको क्या मिल गया, डिग्री मिल गई। तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पर स्कूलों की सुविधा ही नहीं है, तो वहां पर भी नॉन फॉर्मल एजुकेशन देनी चाहिए। वर्किंग चिल्ड्रन एंड गर्ल हु कैन सॉट अटेंड होल डे स्कूल, तो ऐसे बच्चे जो कि काम करते हैं, कई बच्चों की पारिवारिक स्थितियां अच्छी नहीं होती हैं। ठीक है, शिक्षा नीति 1986 की बात की जा रही है, इस समय मिड डे मील भी नहीं था। ठीक है, याद रखना है आप लोगों को, अब तो मिड डे मील वगैरह है तो बच्चा स्कूल जाएगा तो खा पी भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। राइट, तो ऐसे बच्चे जिनकी घर की आर्थिक स्थिति जो है अच्छी नहीं है, जिनको काम करना है अपने पेरेंट्स के साथ, खेतों में मजदूरी करनी है इस टाइप से, और ऐसी लड़कियां जो घर के काम में व्यस्त रहती हैं और उनको दिन भर विद्यालय में बैठने का समय नहीं मिल पाता है, तो ऐसे बच्चों के लिए नॉन फॉर्मल एजुकेशन की आवश्यकता देखी जा रही है। वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन में अगर हम बात करें, तो वोकेशनलाइजेशन क्या होता है? भाई आप जो शिक्षा ले रहे हैं, आपने क्या उस शिक्षा को लेने के बाद आपको कोई व्यक्ति नौकरी दे रहा है? आप किसी स्कूल में जाइए, आप बोलते हैं कि भैया मैंने बीए किया हुआ है, आपको जॉब मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। स्कूल वाला बोलेगा पहले बीएड करके आओ तब जॉब मिलेगी। समझ रहे हैं आप? तो ऐसी शिक्षा जिससे आप में क्या हो, कौशल का निर्माण हो और उस कौशल के आधार पर आपको रोजगार मिल सके, उसको हम बोलते हैं वोकेशनलाइजेशन। ठीक है, ऑफ एजुकेशन। तो वोकेशनल कोर्सेज विल बी स्टार्टेड फ्रॉम +2, तो कक्षा 12 से ऐसे रोजगारप्रद शिक्षा आरंभ कर देनी चाहिए, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि कक्षा 8 के बाद भी हम ये इस प्रकार की शिक्षा दे सकें। तो आपको जानकारी होगी कक्षा 8 और 10 के बाद बच्चे आईटीआई या पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। आज भी कर सकते हैं, कक्षा 8 के बाद तो नहीं, कक्षा 10 के बाद तो पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, लेकिन कुछ ट्रेड ऐसे होते हैं जहां पर कक्षा 8 के बाद आईटीआई बच्चा कर सकता है और रोजगारपरक शिक्षा ले सकता है। Health related vocational courses will be introduced for effective health planning and health service management. स्वास्थ्य संबंधी रोजगारप्रद जो पाठ्यक्रम है वो भी लगाए जाने चाहिए, चलाए जाने चाहिए, जिससे कि एक अच्छी और बेहतर स्वास्थ्य योजनाओं का हम संचालन कर सके। Emphasis is to be led upon self employment. रोजगारपरक शिक्षा का जो प्रमुख उद्देश्य है, जो प्रमुख फोकस है, वो इस बात पे रखा जाए कि कौशल प्राप्त करने के बाद, रोजगारपरक शिक्षा प्राप्त करने के बाद जो बच्चा है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाने का प्रयास करे, आत्मनिर्भर बने। ठीक है, पंचर की दुकान खोल ले अपना बढ़िया तरीके से, समझ रहे हैं आप, सब्जी बेचना शुरू कर दे, क्लियर हो गया, ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दे। राइट, कोई भी ऐसा काम जो छोटा मोटा हो करके अपना रोजगार कर सके। आपने ट्रेनिंग ली खाना बनाने की और आपने एक ठेला खोला, आप रेस्टोरेंट खोला, आप अपना काम चला लिए। जरूरी नहीं है कि पैसा हो उसके बाद बिजनेस स्टार्ट करें, छोटे मोटे काम भी वो खुद से कर सके, ऐसी उसको रोजगार पर शिक्षा दी जाए। समझ रहे हैं? एफर्ट्स विल आल्सो बी मेड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वोकेशनल इंस्टीट्यूशंस विद अ प्रोविजन फॉर गिविंग जस्टिस टू द डिप्राइव्ड सेक्शन, वुमेन, हैंडीकैप्ड एंड रूरल स्टूडेंट्स। और जैसा कि इस पूरी शिक्षा नीति में आप देखते आ रहे हैं कि ऐसे जो वर्ग हैं, महिलाएं हैं, एससी एसटी हैं, माइनॉरिटीज हैं, और ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं, हैंडीकैप जो हैं, उनके लिए विशेषकर इस प्रकार के जो इंस्टीट्यूट हैं उनका प्रोविजन बिल्कुल न्याय संगत रखा जाए कि अगर आप पॉलिटेक्निक में एडमिशन दे रहे हैं, वहां पर इस प्रकार इस वर्ग के लोगों को भी सम्मिलित किया जाए, जिससे कि ये वर्ग केवल शिक्षा ही प्राप्त न करें बल्कि रोजगारप्रद शिक्षा प्राप्त करके अपने समाज में अपने समाज की उन्नति भी कर सके। ठीक है, lateral entry into courses of general, technical and professional education through appropriate bridge courses. कुछ ऐसे ब्रिज कोर्सेज चलाए जाने चाहिए जिसके माध्यम से बच्चे किसी भी कोर्स में लेटरल एंट्री ले सकें। ठीक है, आप लोग जैसे जानते हैं कि आईटीआई करने के बाद पॉलिटेक्निक के सेकंड ईयर में एडमिशन मिलता है, पॉलिटेक्निक अगर आप कर लेते हैं तो आपको बीटेक के सेकंड ईयर में एडमिशन मिल जाता है, तो इस प्रकार से ये लेटरल एंट्री कोर्सेज आप चला सकते हैं। नॉन फॉर्मल, फ्लेक्सिबल एंड नीड बेस्ड वोकेशनल प्रोग्राम्स विल आल्सो बी मेड अवेलेबल टू यूथ who have completed primary education. जिन बच्चों ने प्राइमरी एजुकेशन पूर्ण कर ली है उनके लिए भी नॉन फॉर्मल तरीके से, फ्लेक्सिबल तरीके से, उनकी आवश्यकता के आधार पर ऐसे पाठ्यक्रम चलाए जाने चाहिए
जिससे उनको रोजगार मिल सके। स्कूल ड्रॉप आउट एंड पर्सन्स एंगेज्ड इन वर्क एंड अनएम्प्लॉयड, और ऐसे लोग जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया है पढ़ना, और ऐसे व्यक्ति जो छोटी ही अवस्था से अपनी किसी न किसी काम में सम्मिलित हो गए, कहें कि एंगेज हो गए, पढ़ नहीं पाए, और या फिर जो बेरोजगार हैं, ठीक है, इन सभी के लिए ऐसे प्रोग्राम चलाए जाएं कि नॉन फॉर्मल हो, एडल्ट एजुकेशन टाइप के, जहां पर इनको स्किल सिखाई जाए और रोजगार से जोड़ा जाए। और ये जो सिफारिश है ये पूरी तरह से गांधी जी की जो शिक्षा नीति है या उनकी जो शैक्षिक विचार है उससे मिलती है। गांधी जी भी तो ये कहा करते थे कि बच्चों को शिक्षा देते समय ये ध्यान रखा जाए कि उनको कुछ ऐसी स्किल भी, उनमें ऐसे कौशल का निर्माण करें कि वो शिक्षा लेते लेते रोजगार भी कर सके। ठीक है। It is proposed that vocational courses would cover 10% of higher secondary students by 1990 and 25% by 1995। इस पॉइंट को आप प्लीज मेंशन कीजिएगा स्पेशली, ठीक है, कि 10% किसके लिए, 1990 तक सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनमें 100% में से 10% बच्चे कम से कम 1990 तक, और बचे हुए जो 25% का जो आंकड़ा है वो 1995 तक क्या हुआ आपका प्राप्त कर लिया जाए। तो 1990 तक 10% बच्चे जो इंटरमीडिएट में हैं वो क्या कर रहे हों, वोकेशनल कोर्सेज में इनरोल्ड हों, और वहीं फिर उसके 5 साल बाद यानी कि 1995 तक, 1995 तक 25% जो बच्चे हैं वो क्या हुआ आपके इस प्रकार के वोकेशनल कोर्सेज में इनरोल्ड हो सके, ऐसा देखा जाना, ऐसा मतलब व्यवस्था की जानी चाहिए। हायर एजुकेशन के संबंध में क्या सिफारिशें हैं देखते हैं। सबसे पहले तो इस नीति ने जो इग्नू था, देखो इग्नू तो 1995 में ऑलरेडी स्टेब्लिश हो चुका था, तो इन्होंने कहा कि भाई इग्नू को आप क्या करें, नेशनल लेवल तक लेकर के जाए, है ना, और इग्नू के जो ब्रांचेस हैं, जो इसके जो रीजनल सेंटर्स हैं वो हर स्टेट में हों। इस प्रकार से इग्नू को और स्ट्रेंथन किया जाए और सशक्त बनाया जाए, जिससे कि जो ओपन यूनिवर्सिटी या डिस्टेंस लर्निंग के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या हों, पूर्ण हो सके। और इसके साथ साथ जो रूरल एरियाज हैं वहां पर भी यूनिवर्सिटीज स्टेब्लिश की जाए। तो इस प्रकार से एक रूरल यूनिवर्सिटी को भी स्टेब्लिश करने की आवश्यकता है। Autonomous colleges will be developed in a large number. The creation of autonomous departments within university. स्वायत्त महाविद्यालयों को विकसित किया जाए, और जो यूनिवर्सिटीज होती है ना वहां पर भी ऐसे कुछ ऑटोनोमस डिपार्टमेंट बनाए जाए। हमेशा किसी भी शैक्षिक संस्थान की बात करें तो उसकी ऑटोनॉमी को हर नीति, हर आयोग या कोई भी समिति जो होती है, कोई भी सिफारिश होती है, वो अपने प्राथमिकता में रखती है। क्योंकि अगर शिक्षा का विभाग है ना, शिक्षा का कोई संस्थान है वो अगर ऑटोनोमस होगा और वो शैक्षिक वेलफेयर के लिए, मतलब एजुकेशन के वेलफेयर के लिए काम कर रहा होगा, तो क्या होगा, समाज की उन्नति हो सकती है, ऐसा हर नीति का मानना है। मीन्स कि गवर्नमेंट का अननेसेसरी इंटरफेयर इसमें ना रहे, राइट। एम्फेसिस ऑन लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंसीज एंड कोर्स कॉम्बिनेशन, और जो भी भाषाई जो प्रतिस्पर्धा है, या कहें कि ऐसी शिक्षा देनी है महाविद्यालय स्तर पर कि बच्चों का लैंग्वेज में अच्छा कमांड हो, है ना, और जितने भी वो कोर्सेज करते हैं उनमें सब में क्या हो, स्पेशलाइजेशन जरूर करें। और फिर बात वही आती है कि उन स्पेशलाइजेशन के माध्यम से बच्चे रिसर्च एंड डेवलपमेंट की तरफ जाएं, या फिर कम से कम रोजगार परक शिक्षा तो प्राप्त कर सकते हैं। स्टेट लेवल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन विल बी डन थ्रू काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन। अब जो उच्च शिक्षा की जो काउंसिल है, परिषदें हैं, उनके द्वारा या उनके सहयोग से क्या हो, स्टेट लेवल प्लानिंग की जाए, राइट, ताकि हर राज्य अपने अपने स्तर से क्या करे, उच्च शिक्षा की व्यवस्था कर सके। अब यहीं पर एक चर्चा का विषय आता है कि भाई यूनिवर्सिटीज को मान्यता कौन देता है। तो देखिए, केंद्रीय यूनिवर्सिटी जो होती है ना, और जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज होती हैं, उनकी मान्यता तो आपको केंद्र से मिल जाती है, राइट। स्टेट की जो, और केंद्र में भी पार्लियामेंट से मिलती है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री का मन किया तो उसने बोला कि चल भाई यूनिवर्सिटी को हमने मान्यता दे दी। और ऐसी ही स्टेट यूनिवर्सिटी जो होती हैं, स्टेट लेवल पर जो लेजिस्लेचर अपना होता है, जो विधानसभा या विधान परिषद होती है, वहां पर इसको मान्यता मिलती है। तो कभी भी अगर आपको यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं तो लिखा होता है उसमें कि स्टैब्लिश इन दिस ईयर अंडर द लेजिस्लेचर ऑफ दिस, ठीक है। आपने पढ़ा होगा, अगर आपको जानकारी हो, अगर नहीं होगी तो उसको आप लोग पॉइंट कर लीजिए, सॉरी नोट आउट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, स्टेट लेवल प्लानिंग, सर ये तो हो गया हमारा। नेक्स्ट, एडमिशन विल बी रेगुलेटेड अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी
एडमिशन उतने ही दिए जाएँ जितनी की गुणवत्ता में कमी ना आ सके। भई आप ऐसा है कि टीचर 1 है, वो 10 बच्चों को पढ़ा सकता है, आपने एडमिशन करा दिए 100, टीचर है नहीं, तो किस प्रकार से वो रिलायबल होगा या वैलिड हो पाएगा एडमिशन? तो एडमिशन की जो रिक्वायरमेंट है या जो सीट का जो सिलेक्शन है वो इस बेसिस पे हो कि आपके कॉलेज की क्या कैपेसिटी है। अगर आपके पास नंबर ऑफ टीचर्स बहुत ज़्यादा है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप एडमिशन दें, अदरवाइज़ एडमिशन जो है वो अननेसेसरी ज़्यादा ना दिए जाएँ। जैसे कि आपने देखा होगा छोटी क्लासेस के लिए जब बात करते हैं तो वहाँ पर क्या है 1:30, 1:35 आपने आरटीएम पढ़ा है। अगर 30 से ऊपर बच्चे होते तो उसके लिए दूसरा टीचर चाहिए। 60 से ऊपर होंगे तो तीसरा टीचर चाहिए। समझ रहे हैं? तो ऐसे ही आपका हायर एजुकेशन में भी होना है। मेथड्स ऑफ टीचिंग विल बी सप्लीमेंटेड बाय ऑडियो विजुअल एड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। पढ़ाने का जो तरीका है या जो विधियां हैं अब वो ऑडियो विजुअल एड्स जो होते हैं श्रव्य दृश्य सामग्रियां जो हैं या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक जो मीडिया होता है उसके सहयोग से किया जाए। ठीक, प्रोजेक्टर है आपके, है ना? या फिर और भी कई सारी चीजें हैं। उस समय तो 1986 में तो इतना ज़्यादा टेक्निकल नहीं था हमारा इंडिया में, लेकिन आज के समय में आप देखें तो कई सारी चीज़ें आज आप पूरी क्लास ऑनलाइन कर ले रहे हैं, है ना? अभी जो हमारी क्लास चल रही है ऑनलाइन ही चल रही है, आप अपने घर में बैठे हैं, मैं अपने घर से क्लास ले रहा हूँ, राइट? कोविड के टाइम पे आपने देखा कि किस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस का जो क्रेज़ था वो बढ़ गया था एकदम से, राइट? और वेबिनार हैं, मीटिंग्स हैं, सब ऑनलाइन हो जा रही हैं। तो इस प्रकार से जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, वो बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं आपकी पढ़ाई के लिए और उनको क्या किया जाए कम से कम रिसर्च एंड डेवलपमेंट की तरफ जाने वाले छात्रों को तो उससे थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराया जाए। फॉर ensuring quality research, suitable steps will be taken by UGC for enhancing support services इन द यूनिवर्सिटीज। ठीक है, और अनुसंधान की जो गुणवत्ता है उसको बनाए रखने के लिए उसे कंफर्म करने के लिए यूजीसी को इंटरफेयर करने की आवश्यकता है और यूजीसी द्वारा कुछ निश्चित मापदंड बनाए जाएं, है ना? और उन मापदंडों के आधार पर रिसर्च की तरफ काम किया जाए। वर्तमान जो शिक्षा नीति आई है 2019 की, उसमें यूजीसी का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा आप देख सकते हैं कि बढ़ा दिया गया है और क्या-क्या है वो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, उसमें आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है? अभी आने वाली एक क्लास में हम और उसको डिस्कस कर लेंगे फिर। चलिए, तो आज की क्लास तो हमारी यहीं तक है। तो आपसे उम्मीद है कि आज की क्लास में जितना पढ़ाया गया है आपको समझ में आया होगा, ठीक है? स्पीड भी बहुत स्लो थी मेरी, बहुत स्पीड में मैं नहीं पढ़ा रहा था। हर एक कंटेंट को एलाबोरेट करने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक आपको सही से समझ में नहीं आया है, तो देन आप पूछ